नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा के सशक्तिकरण की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 36वें भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस के समापन सत्र में इस बात पर जोर दिया है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा केवल डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा सशक्तिकरण का एक साधन कैसे बनेगी? वैश्वीकृत होती दुनिया में स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षण का मुद्दा क्यों जरूरी है? इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चेयरमैन हैं AICTE के। आपका भी स्वागत है डॉक्टर अनिल जी। और हम बात करेंगे प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन से, जो निदेशक हैं IIT BHU के। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अतुल जी से मैं करूंगा क्योंकि अतुल जी लगातार भारतीय भाषाओं के सम्मान की आवाज उठाते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। अतुल जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है, आप कैसे देखते हैं उनके इस वक्तव्य को कि इंजीनियरिंग की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में भी होनी चाहिए? क्यों जरूरी है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका समावेश किया गया है जी। और AICTE ने, काशी विश्वविद्यालय, IIT ने, इन सबों ने काम भी इस पर शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं कुछ साल पहले की बात आपने बताना चाहता हूँ कि हमने आंध्र प्रदेश में हमारा अनुभव था, तब आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था जी, कि बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में से वो वापस चले जाते थे छोड़ कर। तो हमने इसका सर्वे किया, तब मैं छात्र संगठन में काम करता था जी। सर्वे किया, अनुभव आया कि बच्चे तो ब्रिलियंट थे, लेकिन वो गांव से अपनी भाषा में पढ़ के आते थे और फिर यहाँ आकर एकदम इंग्लिश शुरू हो जाता था, तो वो बेचारे इंग्लिश के से परेशान हो जाते थे, इसलिए वो वापस चले जाते थे जी। तो इस कारण से सिर्फ इंग्लिश के कारण प्रतिभावान बच्चे पिछड़ जाते थे। इसलिए इसकी अति आवश्यकता, और दुनिया भर में अपनी अपनी भाषा में ही तकनीकी शिक्षा पढ़ाई जा रही है। अपने देश में आज तक ये नहीं था, इसलिए शिक्षा नीति में निर्णय लिया गया है और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है, वो पूर्ण रूप से आवश्यक और उपयोगी बात कही जी। डॉक्टर अनिल, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में BTech पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है। इन भाषाओं में हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगला, आसामी, पंजाबी और उड़िया शामिल हैं। कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जब भी बात हिंदी की या मातृभाषाओं की होती है तो अंग्रेजी का सवाल भी उठा दिया जाता है और सवाल उठाया जाता है कि आखिर मातृभाषाओं में शिक्षा होगी तो कैसे होगी? मनोज जी, ये विषय काफी गंभीर विषय है। काफी सालों से हमको ये पूछा जाता था कि मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते जी। तो हमने कहा कि कहीं भी रेगुलेशन में ऐसी बाधा नहीं थी कि मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक लोगों का परसेप्शन बन गया था कि ये हायर एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी में ही हो सकता है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऐसी एक लोगों की बात, जो मनस्थिति है वैसे बन गई थी जी। तो उससे बाहर आने के लिए नई शिक्षा नीति में इसमें जब जोर दिया गया तो हमने इसको दोबारा लोगों के बीच लाने की कोशिश की। और एक समस्या जो हमने पहले भी देखी थी तो ये थी कि सिखाने के लिए तो प्राध्यापक हमारे क्लास में तो पढ़ा लेंगे, लेकिन बाद में छात्रों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो बैकअप मटेरियल लगता है, यानी बाद में किताबों को पढ़ने के लिए लगते हैं, वो किताबें मातृभाषा में इंजीनियरिंग में नहीं थी। तो हमने 3-4 साल से अनेक प्रयोग करते हुए लोगों को प्रोत्साहन देते हुए हिंदी में किताब लिखने के लिए पहले कहा था, बाद में अनेक भाषाओं में। तो इस दौरान जब नई शिक्षा नीति में इसमें जोर दिया गया तो हमने अच्छी किताबों को लिखवा कर उसका ट्रांसलेशन 11 भाषाओं में किया है, ताकि छात्रों को कॉलेज में शिक्षा प्रदान करने के बाद घर में बैठ के पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनके हाथों में अपनी अपनी भाषाओं में किताबें जारी की है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है
किताबों के बिना पढ़ना लिखना थोड़ा सा कठिन होता था। जी। तो ये हमने इसका और एक प्रयोग किया कि हमारे जो स्वयं कोर्सेस है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस के, उसके जो कोर्सेस है उसको भी हमने अनुवादित किया है 130 कोर्सेस को। तो इससे मतलब क्या होता है कि जो छात्र फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो तो ये अपनी मातृभाषा में तो ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं, जो नहीं भी लेना चाहते और अंग्रेजी में लेते हैं उनको भी जब कठिनाई आती है तो उनको पढ़ने लिखने के लिए सुविधा होने के लिए स्वयं के अपनी मातृभाषा में कोर्सेस, अपनी किताबें अपनी मातृभाषा में होने की वजह से इसका जोर पकड़ेगा। जी। आज मैं बहुत खुशी है कि 19 कॉलेजेस 10 राज्यों में 6 भाषाओं में इस साल से ये प्रगति हुई है और इंजीनियरिंग की शिक्षा देना शुरू हो गया है। जी। बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी, वैश्वीकृत होती दुनिया में स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षण कितना कारगर रहेगा? इसमें मेरा एक मानना है कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और अगर छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो उनका सोच और उनका समझ उसी तरह से डेवलप होगा। जैसा कि आप देखें, आपने वैश्वीकरण की बात किया है, तो जितनी भी अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको अपना कस्टमर बेस अगर इंडिया में बढ़ाना है तो उनको रीजनल लैंग्वेजेस जो मातृभाषा कहिए उसको अपनाना ही पड़ेगा और वो अपना भी रहे हैं। जी। क्योंकि शहरों में तो सैचुरेशन हो गया कस्टमर बेस का, अब उनको सेमी अर्बन एरियाज हैं, गांव हैं, उधर जाना है और उधर जाने के लिए उनको उनकी ही भाषा को ग्रहण करना पड़ेगा। और मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, धीरे धीरे उन लोगों को मल्टीलिंगुअल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो उनको अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में और उन क्षेत्रों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज और बाकी चीज़ों को ऑफर करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, फेसबुक को ले लीजिए, गूगल को ले लीजिए या कोई भी और कंपनी ले लीजिए, अब वो जी। सभी भाषाओं में सर्विस ऑफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुख्य विषय है और आईआईटीज भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत हैं कि हम कैसे अलग अलग भाषाओं में बच्चों को, खास तौर से जो पहले साल में बच्चे आते हैं प्रथम वर्ष में, उनको कैसे हम उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर सकें। और क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो किसी एक संस्थान के लिए शायद ये संभव नहीं होगा कि वो सभी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करे। जी। तो ये हो सकता है कि हमें ऑनलाइन जो मूक्स कोर्सेज के फॉर्म में अलग अलग आईआईटी या अलग अलग संस्थान अलग अलग भाषाओं में कोर्सेज ऑफर करें और स्टूडेंट्स जो बाकी संस्थान में हैं वो उनको कोर्सेज को ले सकें, अडॉप्ट कर सकें और फिर उनका क्रेडिट ट्रांसफर का कोई सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि हम उनको उस भाषा में जितने भी कोर्सेज उन्होंने पढ़े हैं उनको हम उनके क्रेडिट में ला सकें। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है और हम लोग भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने लैब मैनुअल्स वगैरह में काफ़ी अपने अनुवाद किए हैं, तो और कुछ शिक्षक लोग भी अब हिंदी में पुस्तकें लिख रहे हैं, क्योंकि जी। जैसा अनिल जी ने कहा है कि रिसोर्स मटेरियल बहुत ज़रूरी है पठन पाठन के लिए। जी, बिल्कुल। और वो बहुत ही, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है एआईसीटी की तरफ से कि उन्होंने इतनी भाषाओं में इनका अनुवाद किया है अभी तक। जी। लेकिन अतुल जी, एक बात समानता की आती है, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजी का जो दबदबा रहा है खास तौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे या स्थानीय भाषाओं की जो बोली है उसमें जो पढ़ाई लिखाई होती है वो कहीं ना कहीं एक बाधक बन जाती है। तो आपको लगता है कि इससे समानता भी आएगी समाज में? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि अभी अधिकतर शहरी विस्तार के और संपन्न परिवार के लोग इसमें ज्यादा आ रहे हैं, जी। लेकिन गांव के गरीब बच्चे, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के लोग वो इसमें नहीं आ पाते। मैंने जो आंध्र प्रदेश का उदाहरण पहले ही जी। दिया, जी। तो इस कारण से अभी देश में सभी वर्ग के बच्चों में पढ़ने की बहुत इच्छा शक्ति जागरूक हो गई है और कुछ सालों से तो गांव से भी पर्याप्त मात्रा में बच्चे बाहर आ रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो इस दृष्टि से सबको समान अवसर धीरे धीरे मिलेगा। हमने, किसी ने नहीं कहा कि इंग्लिश को एकदम निकाल दो। जी। इंग्लिश के साथ साथ अपनी स्थानीय भाषा को भी स्थान दीजिए। तो इस दृष्टि से दोनों को समान रूप से स्थान होगा। और जो आपने बीच में एक बात कही कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो इस कारण से विदेश जाना है तो क्या, जी। दुनिया भर में
जो विकसित देश है वो सब देश अपनी अपनी भाषाओं में ही तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सब दे रहे हैं। हमारे बच्चे भारत से रसिया जाकर रशियन भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में या किसी स्थानीय भाषा में बात करें तो लोग कह रहे थे कि ये संभव नहीं है। तो ये एक जो मानस बन गया है ना, वो बदलने का प्रश्न बड़ा है, सबसे बड़ा प्रश्न। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, बोलिए बोलिए जी। मैंने कहा ना कि जो ये शिक्षा नीति भी महत्वपूर्ण बात ये है कि शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं और जो सारी भारतीयता की बात की है, इसमें एक भाषा का महत्व है। और दूसरी बात ये है कि जो शोध में हम पिछड़ रहे हैं, दुनिया में शोध में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। जी इसका कारण ये है कि शोध, अनुसंधान, सृजनात्मकता, नवाचार ये अपनी भाषा में ही हो सकता है। ये पूरी दुनिया के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं। जी और हम कहते हैं कि शोध, अनुसंधान, पीएचडी, रिसर्च करना है तो अंग्रेजी में करो। तो जी। फिर वो कट पेस्ट हो जाता है, रिसर्च की डिग्रियां तो मिल बांटी जा रही है, लेकिन वास्तव में अनुसंधान शोध हो नहीं रहा है, जिससे हमारा देश इस सारे क्षेत्र में पिछड़ रहा है। इस दृष्टि से ये मातृभाषा में, अपनी भाषा में इंजीनियरिंग सहित सारी शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इसलिए भी मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बात आपने कही कि अनुसंधान, अगर अंग्रेजी का ही दबदबा रहता है तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में बोलने वाले, लिखने वाले, काम करने वाले कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से कट जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शायद अंग्रेजी का वो दबदबा हावी रहता है। लेकिन एक सवाल अतुल जी मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। एक तरफ डिजिटल पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, डिजिटल मीडिया पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, सारी चीज़ डिजिटलाइजेशन पे जा रही है। तो ऐसे में अभी जो हमारे पास तकनीकी उपलब्धता है उसमें भारतीय भाषाएं या स्थानीय भाषाएं कैसे अपनी भूमिका निभा पाएंगी? नहीं, ये सर शिक्षा नीति में भी इसकी बात कही है जी कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है, नहीं आधुनिकता को बढ़ावा देना है, लेकिन इसमें जो सिर्फ अंग्रेजी में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। स्थानीय भाषा में सारी पढ़ाई हो सकती है और ऑनलाइन तो और आसान है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष शिक्षा है उसमें तो कई बार लिखने में, बाकी चीजों में कठिनाई आती है, लेकिन ऑनलाइन में तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में बात कर सकता है। जी। तो स्थानीय भाषा में बात करने की बात डिजिटलाइजेशन में भी कही है इस नीति में। और अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इतनी तेज गति से अपनी हिंदी और बाकी भाषाएं आगे बढ़ रही है। अंग्रेजी से कई गुना हिंदी आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया में। जी तो इस दृष्टि से हमने थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। अभी तक क्या है कि हम लोगों को अंग्रेजी में ही काम करने की आदत डाली थी कि ऑनलाइन सारा काम और ये अपने कंप्यूटर आदि आदि पर काम इंग्लिश में ही करना है। जी लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि तकनीकी को लाभ इसी में है कि तकनीकी के माध्यम से हम अनुवाद भी अपना कर सकते हैं। जी तो एआईसीटी ने इसका प्रयोग करके बहुत सारा काम कर लिया। जी तो तकनीकी का लाभ लेकर ये और आसान बात हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और हम स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से ये जो बात उभर के सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है वो जो नवाचार हो या अनुसंधान हो, वो अपनी भाषा में करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और ये जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में देखा गया। और हमारे देश में हर राज्य जो मातृभाषा में सीखने वाले लोग हैं, उनकी संख्या उन देशों के संख्या से काफ़ी ज़्यादा होते हुए भी हम इसको आगे बढ़ाते ही नहीं थे। तो उनसे नवाचार कैसे आएगा? गांव से नवाचार आएगा ही नहीं। तो हम दुनिया भर में आत्मनिर्भरता का जो हमारी ताकत दिखानी है, तो उसके लिए हमको गांव और दूर दराज के छात्रों को अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग की शिक्षा देनी चाहिए, उनसे नवाचार और अनुसंधान करने के लिए मौका देना चाहिए। और देखिए, 4-5 साल में कई नई नई चीजें उभर के आएगी, दुनिया को चकरा देगी, मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा और वो समय हमारे पास अभी है और हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी प्रमोद जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात और कही कि कौशल के साथ
शिक्षा के एकीकरण के लिए भी जो एकीकृत सोच है उसको उसका दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है। कौशल के साथ शिक्षा, इसका क्या तालमेल है? एकीकृत की जो बात कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है? क्या लाभ इससे होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने कौशल विकास की बात किया है और एक एकीकरण का बात किया है। जी। कौशल विकास बहुत जरूरी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी साइंटिस्ट हो। जब तक उसका अपना एक स्किल सेट उसके पास नहीं होगा, उस एरिया में अपनी उसकी दक्षता नहीं होगी, तो वो उस एरिया में आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा और कौशल ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। अभी अगर आप, जैसे अनिल जी ने भी कहा है, किसी भी संस्थान में जाइए, वहाँ पे कौशल विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और उस कौशल विकास पे इतना जोर देने के कारण ही जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे आपको नवाचार भी देखने को मिलेगा। अभी जो हम स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अब इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सिर्फ पढ़ना और किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उनको अपनी नॉलेज और अपना स्किल सेट समय के साथ उसको भी इम्प्रूव करना है। और मुझे लगता है कि सभी संस्थान अब इस दिशा में काम कर रहे हैं। और एकीकृत की बात जहाँ तक है, ये एक बहुत ही जरूरी, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक कदम है उस दिशा में। और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और नवाचार की दिशा में, और जो हम लोग आजकल बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, या हम रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो ये तभी संभव है जब शिक्षा और कौशल इन दोनों का एकीकरण हमारे संस्थानों के अंदर होगा। और वो उस दिशा में सही, मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समय लग सकता है, बट हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी। अतुल जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें भारतीयता पर खासा जोर दिया गया है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति हो, जो अब तक चली आ रही थी, उसमें एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है, या उसकी बात कही गई है, भारतीयता पे जोर, भारतीयता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, इससे क्या तात्पर्य है? भारतीयता से आधारित तात्पर्य है, कई बार इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं कि हम मॉडर्नाइज नहीं होना चाहते क्या, ऐसे भी आता है। जी। लेकिन इस नीति में प्राचीन और आधुनिकता दोनों के समन्वय की बात की है। तो भारतीय ज्ञान जो है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान है हमारे पास। जैसे एक चरक संहिता ग्रंथ में लिखा गया है कि दुनिया में जितना ज्ञान है वो सब इस ग्रंथ में है। आगे का वाक्य महत्वपूर्ण है कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इस ग्रंथ में जो ज्ञान है वो सारा दुनिया में है जी। ये एक ग्रंथ की बात है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे हजारों ग्रंथ हैं, तो ज्ञान हमारे पास बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये 150 साल की शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा छात्र, हमारी शिक्षा इससे कटा हुआ था। तो इस ज्ञान को फिर से लाने की बात इसमें कही गई है। इसलिए भारतीय ज्ञान के साथ साथ भारतीय भाषा है, स्थानीयता है, इन सब की बात की है। जो एक प्रश्न आपने पहले भी अभी प्रमोद जी से पूछा था कि कौशल और शिक्षा जुड़ने से ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। क्योंकि कौशल की बात जब आती है तब स्थानीयता की बात जुड़ेगी, और स्थानीयता की बात जुड़ेगी तो मैं एक एग्जाम्पल, हम इस पर काम कर रहे हैं जी। आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। तो झाबुआ जनजातीय क्षेत्र है, तो वहां के कुछ विद्यालय हमारे साथ जुड़े हुए स्कूल, उन स्कूलों ने वहां गुड़िया बहुत अच्छी बनाते जनजातीय लोग, लेकिन कोई मार्केट नहीं मिल रहा था। 150-200 रुपया में वो बेच देते थे। लेकिन इसी स्कूल ने वहां के बच्चों की ट्रेनिंग भी शुरू की गुड़िया बनाने की, और ट्रेनिंग देने के लिए जनजातीय क्षेत्र के जो अनपढ़ लोग हैं, अपनी दृष्टि से अनपढ़ जिसको कहते हैं, औपचारिक पढ़ाई नहीं की है, ऐसे लोग वहां ट्रेनिंग देने बच्चों को आते हैं। उनको पेमेंट भी करती है स्कूल, और वो गुड़िया अभी 2-2 हजार रुपये में बिकने लगी। जी। उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया, और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने वो प्रोजेक्ट ऑन कर लिया। तो इस दृष्टि से कौशल और शिक्षा का समन्वय से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को जब हम समावेश करेंगे, मैं अभी भी हमारी अनौपचारिक बात में भी चल रहा था कि आज देखिए देश में IIT, IIM सबसे टॉप लेवल के संस्थान माने जाते हैं। परंतु आप किसी भी IIT, IIM में जाकर पूछिए
कि आपके यहाँ कोई अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से कोई छात्र पढ़ाई करना आता है क्या, तो हाँ में उत्तर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस विषयों में हमसे कई गुना वो आगे है। लेकिन महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा ने 10 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए। जी उसमें एक कोर्स था टेम्पल मैनेजमेंट। भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन टेम्पल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन कोई कोर्स नहीं था। उन्होंने जैसे ही कोर्स शुरू किया, अमेरिका से फोन आया उनको कि इसको ऑनलाइन करिए, हम एडमिशन लेना चाहते हैं। और ऑनलाइन किया तो 10 लोगों ने एडमिशन लिया। तो ये जो हमारी शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो इससे हम वंचित थे। अभी पूरी दुनिया चाह रही है इसको, भारतीय ज्ञान। जी बिल्कुल, इसलिए भारतीय ज्ञान को हम लाएंगे। इस नीति में लिखा गया है जी कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय जब थे, तब दुनिया भर से छात्र भारत में आते थे। तो आज भी आ सकते हैं, लेकिन वो भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए आएंगे। जी बिल्कुल, इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमारा है, दुनिया चाह रही है। जी तो बिल्कुल, उसको लाने की शिक्षा नीति ने बात की है, और छोटी सी शुरुआत में इसमें सफलताएं मिल रही है। जी मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा आपको कि हमने पहले लॉकडाउन में वैदिक गणित के ऑनलाइन कोर्सेज चलाए। तो हमने स्कूल लेवल के 7 दिन के कोर्स बच्चों के लिए चलाए थे। तो आपको आश्चर्य होगा, 92,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जब मेरा इंडोनेशिया में एक कार्यक्रम में ऑनलाइन व्याख्यान था, तो जो महिला संचालन कर ली थी, उन्होंने बाद में समाप्त कार्यक्रम के बाद मुझे कहा कि आपके ऑनलाइन कोर्सेज हमने भी किए हैं वैदिक गणित के। तो यानी दुनिया भर से लोग जुड़ना चाहते हैं इससे। जी बिल्कुल, इस प्रकार इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षा में। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन प्रमोद जी, नई शिक्षा नीति का जहां भारतीयकरण की हमें झलक देखने को मिलती है, साथ ही अनुसंधान पे खासा जोर दिया गया है। क्योंकि हम बात इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, इंजीनियरिंग शिक्षा की कर रहे हैं, उससे अनुसंधान, इस पे भी शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने खासा जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि देश में अनुसंधान बढ़े। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब से नई शिक्षा नीति आई है और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले मेक इन इंडिया और अब आत्मनिर्भर भारत, ये 2 उद्देश्य हम लोगों के सामने रखे हैं, तो उसके बाद शिक्षक और छात्र दोनों उस दिशा में प्रयासरत हैं और इसके परिणाम आपको कुछ समय बाद जरूर मिलेंगे। क्योंकि अब हमारा जो भी एक कहिए फोकस ये है कि कैसे हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएं। और उस दिशा में स्टूडेंट्स के साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स भी काफ़ी प्रयासरत हैं। आप देखेंगे किसी भी संस्थान में जाइए और अगर आप वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि 60 to 70% जो स्टार्टअप्स हैं, जो अनुसंधान या इस तरह के कार्य चल रहे हैं, वो हमारी जो ग्रामीण समस्याएं हैं या हमारे ऊर्जा से संबंधित जो समस्याएं हैं, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके परिणाम आएंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रयास हैं और सही दिशा में ये प्रयास हैं। और मंत्रालय भी और गवर्नमेंट के भी इतना सपोर्ट है इस दिशा में कि हम लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कैसे हम अपने देश को एक उन्नत देश की तरफ लेके जाएं। और वो तभी पॉसिबल है जब हम आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करें और उसी दिशा में अपना कार्य करें। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर खासा बल दिया है। अनिल जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी और प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।